तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है लर्न विद रूबी खान के साथ। और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ कक्षा 12th क्लास का चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी आपको। ये हस्तलिखित नोट्स है, इसको आप लिख भी सकते हैं। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो चैप्टर 1 है 12th क्लास में, उसका चैप्टर 1 का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और फटाफट अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दीजिए। तो ये नोट्स है, नोट्स को अच्छे से लिख भी लेना और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। तो चैप्टर 1 में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ में राष्ट्र निर्माण आखिर क्या है, पहले तो हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही राष्ट्र निर्माण है। तो राष्ट्र निर्माण क्या है? तो राष्ट्र निर्माण का मतलब है जब कोई देश आज़ाद होता है तो उसे एक मजबूत, एकजुट और स्थिर देश बनाना पड़ता है। जैसे कि कोई भी देश है, वो देश कैसे बनता है? सरकार से और वहाँ के लोगों से। वहाँ के लोग और सरकार मिलकर क्या काम करते हैं, कितना अपना अपना कर्तव्य निभाते, उसी को राष्ट्र निर्माण कहते हैं। जैसे शिक्षा व्यवस्था अच्छा करना, अस्पताल, सड़क, जितनी भी चीज़ें हैं, विकास का काम, उन सभी से मिलकर, सरकार और लोगों के कामों से मिलकर बनता है राष्ट्र निर्माण। जैसे एक घर होता है ना, घर को अच्छा बनाने के लिए सभी लोग काम करते हैं मिलजुल कर। जैसे कि कोई संभालता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई घर संभालता है और कोई कमाई करता है। तो उसी तरह राष्ट्र निर्माण में भी लोग और सरकार दोनों मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। भारत को कब आज़ादी मिली? 15 अगस्त 1947 में। तो आज़ादी के बाद कई समस्याएं आई। आज़ादी के बाद बहुत सारी ऐसी समस्या आई जिसको संभालने के लिए उस समय के जो नेता थे, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसी हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी तो मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल हिंसा और विस्थापन की त्रासदी भरा साल था। मतलब आज़ादी तो मिली हमें, मगर एक दुख भरे अंदाज में मिली। यानी कि जैसे एक देश का, मतलब एक शरीर का दो टुकड़ा हो जाता है, एक दिल के दो टुकड़े हो जाना। कोई उस समय के लोग समझते थे कि लोग आपस में पड़ोसी बनकर रहते थे, वो एक दूसरे के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए अपने वतन पर निछावर थे। सो उनका वतन एक दूसरे से अलग होने जा रहा था। तो बहुत सारा विवाद हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे हालात हुए। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो उनको दो टुकड़ों में बांट कर वो गए हैं। एक का नाम पाकिस्तान पड़ा, एक का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो आज़ादी, तो आगे चलते हैं। आज़ाद भारत के सामने में कितनी चुनौतियाँ आई? तो 3 चुनौतियाँ आई थी। आज़ादी के बाद भारत के सामने कई समस्याएं आई, इसलिए देश के नेताओं को नई सरकार और देश को मजबूत बनाने के लिए कई फैसले लेने पड़े। क्या लेने पड़े? कई फैसले, क्योंकि देश पर, मतलब जो अंग्रेज़ों का शासनकाल था, वो अंग्रेज एक तरह से पूरे देश को कंगाल बनाकर छोड़ दिया था। सारा सामान यहाँ से लूट खसुट के जितना हो सका वो अपने देश पहुँचाया, अपने देश को अमीर बनाया और भारत पे राज करके भारत को एकदम फ़कीर बना दिया, गरीब के हालात में छोड़ दिया। तो ऐसे हालात में जब कोई भी देश को छोड़ता है और जब उसको संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ती है। तो भारत को जिस समय छोड़ा गया उस समय बहुत सारी समस्या आई। देश के कई नेताओं ने नई सरकार और देश को मजबूत बनाने के लिए कई फैसले भी लेने पड़े कि जो भारत गरीब बन गया है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया है, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हो गया है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो गया है, उसको किस तरह से उभारने का काम किया जाए। तो उनको कई फैसले लेने पड़े, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे। तो उसके बाद प्रथम चुनौती जो भारत के सामने थी, देश को एकजुट कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो देश को बांट कर चले गए थे अंग्रेज लोग। फिर आखिर जो देश भारत में लोग बचे हुए हैं उनको कैसे एकजुट किया जाए, ये एक समस्या उत्पन्न थी।
क्योंकि 1947 में भारत के 2 हिस्सों में बट गए थे, 2 हिस्सों में हो गया था भारत। एक हो गया था पाकिस्तान और एक हिस्सा हो गया था भारत का। इसलिए भारत के सामने चुनौती तो थी, भारत को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, मतलब सभी को एक साथ कैसे लाने का प्रयास किया जाए। जो मतलब जब सभी के दिल में नफ़रत फैल गया, सभी को दिल में मतलब एक तरह से घाव हो गया, चोट पहुंची उनके दिल को कि किस तरह से हम लोग एक साथ रहते थे, हम सबों को तितर बितर कर दिया गया, हम सबों की जानें गई। कितने इस मतलब इस आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत सारे लोगों ने, लगभग 80 लाख लोगों को अपना देश छोड़कर जाना पड़ा था और कम से कम 10 से 15 लाख लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी इस आज़ादी में। क्योंकि यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृतियाँ अलग अलग थी, वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। मतलब अलग अलग धर्म था उन लोगों का, अलग अलग बोलियाँ थी, अलग अलग उनकी संस्कृति मनाने का, त्यौहार मनाने का उनका अलग अलग नज़रिया था। तो किस तरह से पूरे देशवासियों को एकजुट लाने का प्रयास किया जाए कि सब मतलब सब एक दूसरे से मिलकर मिलजुल कर रहें, अपने देश का निर्माण करें। क्योंकि उस समय यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। इसमें समस्या तो 2 प्रकार की थी। समस्या कौन थी? 2 प्रकार की, एक था ब्रिटिश भारत और एक था मतलब राजवाड़ी, यानी कि 565 देसी रियासतें। इसमें जो समस्या थी 2 प्रकार की थी, एक ब्रिटिश भारत था और एक मतलब राजवाड़े थे। क्योंकि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे थे तो देसी जो रजवाड़े थे उनको कहा था कि तुम अपनी मर्जी से अब आज़ाद हो, तुम चाहे तो शामिल होना भारत के मतलब, या फिर अपनी व्यवस्था खुद चलाना। इसलिए ये रजवाड़े भी थे। तो जिनकी संख्या कितनी थी, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, तो 565 कितनी थी, 565। ठीक है। इन रियासतों के पास विकल्प था, यानी कि रजवाड़े कहते थे, जैसे राजवाड़े का मतलब राजा, राजतंत्र पर राजाओं का शासन। तो उस समय क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय राजा भी थे जो पहले से किसी भी राज्य को अपने अंडर में लिए हुए थे और वहाँ का शासन गद्दी संभाल रहे थे, उन लोगों का मतलब लोगों पर वो शासन कर रहे थे, कुछ कुछ ऐसा इलाका था। तो उसके बाद राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहीं की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और उसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का जैसे कि शासन चलाते थे। भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से पर मतलब राजवाड़े कायम थे। तो अधिकतर राजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने मतलब भारतीय संघ में जुड़ने के लिए विलय पत्र पर, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। और इस हस्ताक्षर का मतलब ये था कि जो भारतीय संघ है, जो भारत का मतलब ब्रिटिश भारत है ना, ब्रिटिश भारत, भारतीय जो संघ है उसमें उसमें अपनी सहमति दे, उसमें शामिल हो जाए। क्योंकि अलग थलग रहने से क्या होगा कि आप पूरा भारत जो 2 टुकड़ों में बट गया था, फिर ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि फिर से ये राजवाड़ा खुद कहे कि हम अलग राज्य बनाएंगे और अपना शासन चलाएंगे, और भारत के कुछ लोग कहेंगे कि हम भारत के एक नेता बनेंगे कि हम अपना शासन चलाएंगे और हम अपना कानून चलाएंगे। तब भी तो क्योंकि एक देश को चलाने के लिए 2 व्यवस्था जो बनी रहेगी तो वो व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इन रियासतों के पास विकल्प भी था, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या स्वतंत्र रूप से रहना है तो रहो। इनके पास विकल्प था। इन सभी को मनाने के लिए सरदार पटेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। सरदार पटेल जी ने इनको मना देसी रियासत मतलब रजवाड़ों को, राजाओं को मनाने के लिए इन्होंने मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि किसी तरह बस इनको मनाना है और भारत को एकजुट
अखंड भारत बनाना है। सरदार पटेल ने रियासतों को भारत में मिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ऑब्जेक्टिव में बच्चों आता है क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी कि किस मतलब आज़ाद भारत में देशी रियासतों को मिलाने की भूमिका किसने की, तो सरदार पटेल ने की। ठीक है, उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि भारत का लौह पुरुष कौन है, तो सरदार पटेल। इसे आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनमें से कुछ मुश्किल रियासतें थी, जैसे कि जूनागढ़ हो गया, उसके बाद हैदराबाद हो गया, उसके बाद कश्मीर हो गया, या फिर मणिपुर हो गया। ये सब जो ऐसे मतलब राज्य थे, इन्हों को मिलाने के लिए मतलब सरदार पटेल को बहुत पसीने बहाने पड़े कि भाई मान जा, शामिल हो जा भारत में। मगर ये जो राजवाड़े थे मतलब ना 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 नहीं शामिल होंगे, हम अपना शासन खुद करेंगे। मगर किसी तरह इनको मिलाने के लिए बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ी सरदार वल्लभ पटेल को और देश के अन्य नेताओं को। तो जूनागढ़, हैदराबाद, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मतलब हैदराबाद के जो राजा थे उसको निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था, जो सबसे अमीर भी थे। वो सबसे अमीर भी थे और इनको निजाम भी कहा जाता था। फिर किसी तरह इन लोगों को मनाकर मतलब किसी तरह इन लोगों को मनाया गया। मनाने के बाद फिर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ कि तुम लोग शामिल हो जाओ भारत के संघ में, क्योंकि ये भारत को अगर मजबूत राष्ट्र बनाना है, अखंड राष्ट्र बनाना है तो एकजुटता सबसे ज़रूरी है। इनको मिलाने में काफ़ी समस्याएं आई। इनका नाम याद रख लेना कौन कौन से, मतलब जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, और एक मणिपुर का भी नाम आता है। मणिपुर का मतलब इसमें एक मणिपुर आएगा। मणिपुर ऐसा राज्य था जहाँ चुनाव हुआ, जिसके जो मणिपुर के जो राजा थे उसका नाम था बोधचंद्र सिंह। और वहाँ एक चुनाव कराया गया, मतलब सबसे पहला चुनाव भारत का सबसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव जो मतगणना हुआ सबसे भारत में पहला हुआ और मणिपुर में हुआ। तो मणिपुर में 1948 में चुनाव मतलब जून में चुनाव कराया गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। तो पूछता है कि कौन सा ऐसा मतलब राज्य था जहाँ सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी मतगणना हुआ, मतगणना हुआ, वोट पड़ा। तो मणिपुर, कौन नाम याद रख लेना, मणिपुर। उसके बाद दूसरा जो चुनौतियाँ थी, पहला चुनौती तो हम जान गए कि कैसे एकजुट किया जाए। तो मैं बता रही हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो खासकर अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और अपनी 12वीं की तैयारी में अभी से लग जाए, क्योंकि समय बहुत कम में मिलता है तैयारी करने में और समय जाते टाइम मतलब वक्त नहीं गुजरता, समय पार हो जाता है। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनकी तैयारी भी पूर्ण होनी चाहिए। लोकतंत्र, दूसरा बात है लोकतंत्र स्थापित करना। तो दूसरी जो चुनौती थी, भारत में लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि पहले ब्रिटिश मतलब साम्राज्य था, मतलब अंग्रेजों लोग का शासन था। उसके चले जाने के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित करना था। तो दूसरी चुनौती थी, भारत के सामने दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना। बहुत लोग मानते थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं चल पाएगा, क्योंकि देश बहुत गरीब था। क्यों था? क्योंकि जब अंग्रेज चला गया तो देश में क्या बच गया, गरीबी बच गई, शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब थी, बहुत तरह की भाषा बोलने वाले लोग और अलग अलग धर्म के लोग थे। लेकिन भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। लोकतंत्र कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। तो भारत को एक संविधान की भी ज़रूरत थी। जैसे किसी भी घर को चलाने के लिए एक मुखिया की ज़रूरत होती है ना, पिता की, किसी स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल की, टीचरों की ज़रूरत होती है। उसी तरह किसी देश को चलाने के लिए एक नियम, कायदे, कानून के तहत देश चले तो उसके लिए संविधान सबसे ज़रूरी होता है। संविधान में ही लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जो नागरिकों को अधिकार मिले होते हैं, और हर नागरिक को मतदान करने का भी अधिकार इस लोकतंत्र में दिया गया। तो सब इसमें ऑप्शन भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का निर्माण किसने किया।
तो संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का बनाया गया, मतलब संविधान सभा ने संविधान बनाया। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। किसकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। और आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तीसरी चुनौती अब हम जान लेते हैं कि कौन सी तीसरी चुनौती थी भारत के सामने में। तो तीसरी चुनौती थी विकास की समस्या, मतलब डेवलपमेंट, किस तरह से भारत को विकास की प्रगति पर ले जाया जाए, डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाया जाए। किस तरह से भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, किस तरह से गरीबी दूर हो, किस तरह से लोग की बेरोजगारी दूर हो, किसी तरह से लोग की कृषि की जो समस्या है वो दूर हो। तो आज़ादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। समस्या क्या क्या थी जिससे कमज़ोर थी आर्थिक स्थिति? पहला गरीबी, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा कम उद्योग, कृषि पर ज़्यादा निर्भरता, और इसमें शिक्षा भी इंक्लूड कर लेना। विकास के लिए जो योजना बनी, विकास के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजना शुरू की कि विकास कैसे किया जाए भारत का। तो सबसे मेन मुद्दा था गरीबी कैसे दूर किया जाए। तो भारत को गरीबी दूर करने के लिए और खासकर बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो सरकार ने पहला उपाय बताया कि पंचवर्षीय योजना शुरू की जाए। इसका उद्देश्य था उद्योग को बढ़ावा देना। क्या बढ़ावा देना? उद्योगों को बढ़ावा देना। उद्योग अगर फैक्ट्री लगेगा ज़्यादातर तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। कृषि में सुधार, कृषि जो पहले के मतलब अंग्रेज लोग अपने फ़ायदे के लिए नील की खेती कराते थे, तंबाकू की खेती कराते थे, बहुत सारी ऐसे मतलब अफीम की खेती कराते थे जिससे उनको ज़्यादातर मुनाफा हो। तो क्या होता था, बार बार वही खेती करने से क्या होता था, उसी प्रकार की कृषि करने से खेत जो हो जाता था वो बंजर हो जाता था, खेत की उपजाऊता खत्म हो जाती थी, अनुपजाऊ हो जाता था खेत में वो ताकत नहीं रहती थी एक ही फसल उपजाते। तो खेती को भी सुधारा गया, कृषि सुधार हुआ, लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा। तो इसको एंड करती हूँ, ये इसका पार्ट 1 है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।